स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंट। हिंदी में इसे कहते हैं लागत लेखांकन। यह इसका पार्ट 1 है। आज हमने टॉपिक लिया है इकाई अथवा उत्पादन लागत विधि, लागत पत्र, लागत विवरण तथा उत्पादन खाता। इंग्लिश में इसे कहते हैं यूनिट और आउटपुट कॉस्ट। मतलब इसमें हम सीखेंगे कि कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट किस तरह से बनाते हैं। एक बार इस पर हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है, हमारा यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग क्या होती है या कॉस्ट शीट क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है। तो यहाँ देखिए, ये जो लागत लेखांकन, सबसे पहले इसका प्रयोग क्यों किया जाता है और कहाँ किया जाता है। लागत लेखांकन की इस पद्धति का प्रयोग मुख्यतः उन संस्थाओं में किया जाता है जहाँ सामान्य एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे ईंटों का भट्टा। ईंटों के भट्टे पे केवल ईंटें ही बनाई जाती हैं और कुछ नहीं बनाया जाता। जैसे वस्त्र उद्योग, जैसे चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, इस तरह के जो हमारे वो होते हैं, हमारे बिजनेस होता है, तो उसमें केवल और केवल हम मोस्टली लागत लेखांकन का यूज़ करते हैं, कॉस्ट शीट का यूज़ करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कि कॉस्ट शीट किस तरह से बनाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट किस तरह से बनाते हैं और कहाँ इसका यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ केवल वहाँ किया जाता है जहाँ केवल एक ही प्रकार का वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे ईंटों का भट्टा, और हमने अभी पढ़ा था यहाँ वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और सीमेंट उद्योग। आइए अब इस पर एक नज़र डालते हैं, इसके न्यूमेरिकल जो पोर्शन है कि किस तरह से इसका न्यूमेरिकल आता है और किस तरह से इसका फॉर्मेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फॉर्मेट है उसे हम उसमें देखेंगे, लेकिन दोनों के लिए ही समान होगा, लेकिन जो कॉस्ट शीट है उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, लेकिन जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है सबसे पहले हम इसको सीखेंगे। तो इसका जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह से होता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पे होता है, यहाँ लिखते हैं आउटपुट, मतलब जितनी भी हमें यूनिट दी होगी यहाँ डालेंगे, पर्टिकुलर मतलब विवरण, जो भी हमें डाटा दिया होगा उसका विवरण हम यहाँ लिखेंगे, और यहाँ आती है अमाउंट टोटल। अब देखिए इसके अंतर्गत आता क्या क्या है। यहाँ आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जो रॉ मटेरियल होता क्या है, रॉ मटेरियल होता है आपका कच्चा माल। जो आप सबसे पहले, जो आप कुछ भी स्टार्ट करो तो सबसे पहले उसका कच्चा माल लो। आपने फर्नीचर का काम स्टार्ट किया तो सबसे पहले कच्चा माल लाओगे, तो कच्चा माल आपके लिए क्या होगा, लकड़ी होगी आपके लिए कच्चा माल, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक, अब आती है स्टॉक की बात। स्टॉक क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग में जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया उस समय जब आपने माल खरीदा, जो माल आपने खरीदा तो आपके लिए प्रारंभिक माल कहलाएगा, और वही प्रारंभिक माल जो होगा हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। यदि आप कच्चा माल खरीद रहे हैं तो ये कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें प्लस करेंगे हम जो हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा, जिससे हम अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे जिस माल से, तो उसमें ऐड करेंगे परचेस रॉ मटेरियल या रॉ मटेरियल ऑफ परचेस, मतलब जो हमने कच्चा माल खरीदा है उसकी अमाउंट यहाँ जाएगी, और प्लस करेंगे कैरेज इनवर्ड, जितना भी हमारा कैरेज इनवर्ड लगा है उसको ढुलाई में, और यहाँ आएगा लेस में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मान लो आपने 10 लाख का माल स्टार्टिंग में खरीदा, लेकिन बिका कितने का, केवल 70,000 का, तो क्लोजिंग कितना बचा आपका, 30,000। तो जो बचा हुआ, अब क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, जो तुम्हारे पास बचा हुआ माल होता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। वर्ष के अंत में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जो भी माल आपके पास बचा होगा, साधारण भाषा में कहा जाए तो वही आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। इसी तरह से जब आपने कच्चा माल खरीदा है तो कच्चे माल का भी क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बचा होगा, कभी बचा रहता है और कभी नहीं बचा रहता, तो यदि होगा तो हम यहाँ अमाउंट डाल देंगे। अब इसकी कैलकुलेशन करने के बाद, प्लस जोड़ने और माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास निकल के आता है उसे हम कहते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद आता है डायरेक्ट वेजेस, मतलब जो भी हमने प्रत्यक्ष मजदूरी दी है उसकी अमाउंट यहाँ आएगी। डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी हमने प्रत्यक्ष खर्चे किए हैं उसकी अमाउंट यहाँ आएगी। दोनों को ऐड करके, यदि दिया है तो ही डालेंगे, दोनों को ऐड करके यहाँ डालेंगे। इसमें इसको प्लस करेंगे, यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। जब मटेरियल कंज्यूम्ड में हम प्लस करेंगे वेजेस और एक्सपेंस, तो ये आज इन दोनों को ऐड करके आ जाता है हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद हम निकालेंगे यहाँ पे वर्क कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट निकालते कैसे हैं, देखिए, वर्क कॉस्ट भी कह सकते हैं या फैक्ट्री ऑन कॉस्ट भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, हमारा इनडायरेक्ट वेजेस आती है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन आता है, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग आता है, रिपेयर टू मशीन बिल्डिंग आता है, एंड फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, पावर एक्सेट्रा, ये आते हैं। यहाँ देखो मैंने लिखा है मे बी परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट और ऑन डायरेक्ट
लेबर। अब ये सब ना दे के केवल ये एक ही अमाउंट दे देगा कि इतने परसेंट, मतलब यदि हमें कोई परसेंट में, यदि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से और तब समझ में आएगा कि ये किस तरह से इसका यूज़ होगा और कब इसका यूज़ होगा। तो मैं इसको बताऊंगी जब आपको क्वेश्चन कराऊंगी कि यहाँ पे इसका यूज़ हुआ है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ऐड हम करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, मतलब जो हमारा काम चल रहा है स्टार्टिंग से वो, और लेस करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग, जो हमारा काम चलता हुआ बंद हो गया उसकी जो भी अमाउंट है यहाँ लिखेंगे। एंड लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रब, जो भी हमारा स्क्रब हुआ है उसको माइनस करेंगे। तो हमारा यहाँ से यदि हम प्राइम कॉस्ट में ये सभी चीज़ें ऐड कर देंगे, ऑन कॉस्ट को ऐड कर देंगे, तो हमारा निकल के आता है फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। आगे चलते ये फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट, इसमें प्राइम कॉस्ट में हमने ये सब ऐड कर दिया जो भी हमारी अमाउंट आई है, तो हमारा निकल के आया वर्क कॉस्ट कहते हैं या फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑफिस ऑन कॉस्ट निकालेंगे, ये परसेंटेज में दी होगी, ये कहेगा कि मे बी परसेंटेज ऑन फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट, या तो ये फैक्ट्री कॉस्ट पे निकालने को कहेगा जो परसेंटेज दिया है, या केवल वर्क कॉस्ट पे, उसको निकाल के हम यहाँ डाल देंगे। फिर आता है ऑफिस सैलरी, यदि हमें सैलरी दी है ऑफिस की तो यहाँ डाल देंगे, ऑफिस रेंट यहाँ डाल देंगे, और डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग। देखिए दो तरह की डेप्रिसिएशन होती है, एक तो आती है हमारी फैक्ट्री में और एक आती है ऑफिस में, क्योंकि हमारे पास फैक्ट्री की भी बिल्डिंग होती है और ऑफिस की भी बिल्डिंग होती है, तो रिपेयर की और डेप्रिसिएशन की ज़रूरत दोनों में ही पड़ती है। तो यदि उसके सामने लिखा है कि ऑफिस बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, तो हम डालेंगे ऑफिस वाले में, और यदि उसके सामने कुछ नहीं लिखा तो हम डालेंगे फैक्ट्री वाले में। क्लियर। इसके बाद आते हैं हमारा, अब देखिए इसमें वर्क कॉस्ट में हमने ऐड करेंगे ये सब कॉस्ट, तो यहाँ ये निकल के आ जाएगा, या तो हम इसे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे और ऑफिस कॉस्ट कहेंगे, तो यहाँ निकल के ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पे, और माइनस करेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पे। इस वाली अमाउंट में इसको प्लस करेंगे लेकिन इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये लेस क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे ये कहलाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें हम जो प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जो हमें दिया होगा, यदि दिया है तो प्लस कर देंगे, नहीं दिया तो छोड़ देंगे। तो इसमें इसको प्लस करेंगे तो हमारे निकल के आता है प्रॉफिट। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, या यदि हमें सेल प्राइस दिया है तो हमें प्रॉफिट निकालना होगा, और यदि हमें प्रॉफिट दिया है तो यहाँ लिख के हमें सेल प्राइस निकालना होगा। अब ये दोनों चीज़ें आपको जब क्वेश्चन आप करोगे तब आपको समझ में आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार दिया है। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम फॉर्मेट के अनुसार ही करेंगे। यहाँ लिखा है निम्नलिखित विवरण से एक उत्पादन लागत विवरण पत्र 2006 के लिए बनाइए तथा दिखाइए कि प्रत्येक व्यय की मद का कुल लागत से क्या प्रतिशत है कारखाना अपव्यय मूल लागत का, जो कारखाना अपव्यय है। अब ये कारखाना अपव्यय क्या है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है, जो कि प्राइम कॉस्ट का मूल लागत का 20% है, तथा कार्यालय अपव्यय यानी कि ऑफिस ऑन कॉस्ट, कारखाना अपव्यय मतलब फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का कितने परसेंट है, 80% है। और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालने की कितनी आएगा। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ manufacturer for the year 2006 and show what percentage each individual item of cost being in bear to the total cost। और हमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेट फैक्ट्री ऑन कॉस्ट एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट एंड ऑफिस ऑन कॉस्ट 80% ऑन फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। तो और नीचे भी हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया अच्छे से। अब थोड़ी जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे देखिए। यहाँ लिखा है कच्ची सामग्री का प्रारंभिक, मतलब कच्ची सामग्री मैंने बताया था रॉ मटेरियल, अब प्रारंभिक है तो ओपनिंग है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, इतना। अब कच्ची सामग्री का किराया, मतलब जो कच्ची सामग्री है, रॉ मटेरियल है, किराया मतलब खरीदना मतलब परचेज, तो कच्ची परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है हमारा, इतना है। और यहाँ अंत में दिया है हमें, अंत में कच्ची सामग्री का रहत्या होता है स्टॉक, कच्ची सामग्री होती है रॉ स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक अंतिम का है तो अंतिम हो जाएगा क्लोजिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है, 2,16,000। यहाँ पे मजदूरी दी गई है हमें 3,00,000
60,000। इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट्स ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 2016, क्योंकि यहाँ 6 है 2006, तो यहाँ पे भी हम 2006 लिखेंगे। यहाँ से हम पर्टिकुलर बनाएंगे, यहाँ पे अमाउंट बनाएंगे। अब सबसे पहले फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट में सबसे पहले है क्या, फॉर्मेट कहता है हमारा कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर उसमें प्लस करेंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, फिर उसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यदि हमें कैरीज इनवर्ट दिया है तो उसको भी प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमें क्या दिया है। यहाँ देखिए ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल दिया है, तो हमने डाल दिया यहाँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर इसमें हमने प्लस करा रॉ मटेरियल ऑफ परचेज, जो कि हमें यहाँ दिए गया है कितना 8,64,000। दोनों को प्लस करा तो हमारा आया 10,08,000। अब इस 10,08,000 में से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमें यहाँ दिया गया ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,16,000। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आता है मटेरियल कंज्यूम निकल के, तो इसमें से इसको माइनस किया तो हमारा है 7,92,000। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वाला आता है, जब हम मटेरियल कंज्यूम निकाल लेते हैं तो मटेरियल कंज्यूम निकालने के बाद डायरेक्ट वेजेस आती है यदि हमें दी है, और डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं यदि हमें दिया है। तो देखते हैं कि इसमें क्या दिया है हमें। तो यहाँ देखो हमें वेजेस दिए, चाहे ये डायरेक्ट हो या केवल वेजेस हो, आएगा यहीं। तो इसमें मटेरियल कंज्यूम में हम वेजेस को ऐड करेंगे यहाँ पे। तो इसमें ऐड करने के बाद हमारा आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट की अमाउंट आ गई हमारी 11,52,000। अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसके बाद ऑफिस फैक्ट्री। देखो प्राइम कॉस्ट के बाद सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं मटेरियल कंज्यूम, और मटेरियल कंज्यूम निकलता है इस तरह से। उसके बाद हम निकालेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट निकलता है ऐसे कि जो मटेरियल कंज्यूम्ड आया है उसमें हमें वेजेस और एक्सपेंस को ऐड कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद हमारा निकलता है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का भी जो हमें मटेरियल दिया होगा उसको ऐड करके हमारा निकल जाएगा वर्क कॉस्ट। उसके बाद हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या कह दो ऑफिस कॉस्ट। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये निकलता है। अब हम निकालेंगे क्या, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। अब देखिए हमें वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा, केवल और केवल हमें यहाँ ऊपर केवल एक लाइन दी गई है कि जो कारखाना अपव्यय है, या इंग्लिश में पढ़ लीजिए यहाँ पे कि कैलकुलेट फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। जो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। तो जो हमारा प्राइम कॉस्ट निकल के आया है उस पर 20% निकलेगी फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। तो हमने क्या करना है, तो 20% निकालेंगे जो हमारा फैक्ट्री ऑन कॉस्ट प्राइम कॉस्ट है। ये जो प्राइम कॉस्ट है 11,52,000 की, इस पे हम 20% निकालेंगे तो हमारा फैक्ट्री ऑन कॉस्ट निकल के आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है। और ये वाली लाइन जो अप्लाई करती है, ये वाली लाइन अप्लाई करती है जो मैंने आपको अभी बोली थी कि मे बी परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट और ऑन डायरेक्ट लेबर। यहाँ से प्राइम कॉस्ट से हम निकाल देंगे फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। तो जो हमें 11,52,000 दिया है तो 11,52,000 का 20% निकाल देंगे, और 20% निकालने के बाद आता है 2,30,400। अब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ऑन कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारा आता है वर्क कॉस्ट। तो ये आ गया 13,82,400 वर्क कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट के बाद निकालने के हमारा निकलता है ऑफिस कॉस्ट या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखते हैं इसके बारे में ऊपर क्या लिखा है फैक्ट्री कॉस्ट के बारे में। यहाँ देखिए यदि हम यहाँ पे पढ़ें कि कार्यालय अपव्यय जो ऑफिस ऑन कॉस्ट है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का 80% है। अब यहाँ ऑफिस ऑन कॉस्ट एट 80% ऑन फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। जो ऑफिस कॉस्ट निकल के आएगी हमारी, यहाँ जो ये हमने लिखा है कि ऑफिस कॉस्ट ये 80% है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट की। फैक्ट्री कॉस्ट ये भी होता है और वर्क कॉस्ट भी यही होता है, लेकिन ऑन कॉस्ट होता है हमारा ये। यहाँ फैक्ट्री ऑन कॉस्ट निकल के आया हमारा 2,30,400। अब ये जो ऑफिस ऑन कॉस्ट है ये हमारी निकलेगी 2,30,400 पे 80%। यदि मैं 2,30,400 का 80% निकालूँ, 2,30,400 का 80% निकालूँ तो मेरा निकल के आता है 1,84,320। वर्क कॉस्ट में मैं फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड करूँगी तो मेरा निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये फैक्ट्री ऑन कॉस्ट किस तरह से निकलेगा और ऑफिस ऑन कॉस्ट किस तरह से निकलेगा। बाकी चीज़ें तो हम आसानी से डाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें यही टिपिकल है कि ये किस तरह से निकलता है। तो केवल हम लैंग्वेज पढ़ेंगे कि लैंग्वेज में लिखा क्या है और हमें करना क्या है। तो हम ऊपर देखेंगे कि सबसे ऊपर हमने जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था जो कारखाना अपव्यय है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है, वो मूल लागत का 20% है। मूल लागत होता है प्राइम कॉस्ट। तो हम कह सकते हैं कि फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है कितना, 20% प्राइम कॉस्ट का। तो जो हमारी प्राइम कॉस्ट निकल के आई है उसका हम 20% निकाल दें तो हमारा आ जाता है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। तो ये जो हमारी 11,52,000 प्राइम कॉस्ट है, इस वैल्यू का मैंने 20% निकाला है, तो मेरी वैल्यू निकल के आती है ये। अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो वर्क कॉस्ट आ जाएगी हमारी निकल के ये। उसके बाद ये कहा है कि ऑफिस ऑन कॉस्ट के बारे में भी ऊपर कहा है। और ऑफिस ऑन कॉस्ट के बारे में कहा है कि जो कार्यालय अपव्यय है, ऑफिस ऑन कॉस्ट है, वो कारखाना अपव्यय मतलब फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का 80% है। जो अभी हमने फैक्ट्री ऑन कॉस्ट निकाला है, यदि मैं उसका 80% निकाल दूं तो मेरा ऑफिस ऑन कॉस्ट आ जाता है। तो ये जो देखिए यहाँ पे मैंने अभी 2,30,400 फैक्ट्री ऑन कॉस्ट निकाला है। तो यदि मैं इसका 80% निकाल दूं तो मेरा आ जाता है ऑफिस ऑन कॉस्ट। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ, इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं, या इसको ऑफिस कॉस्ट भी कह सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।